सोच बदलो अमीर बनो। राइट। एग्जैक्टली। नेपोलियन हिल की वो मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी ऑडियो बुक। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये सामग्री केवल पैसा कमाने का एक साधन न रह के एक माइंडसेट टूल बन गई है। हाँ, एक सक्सेस साइकोलॉजी या सफलता के मनोविज्ञान का हथियार बन गई है। हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने जटिल वित्तीय विचार अब हिंदी भाषा में एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग के सोचने का तरीका कैसे बदल रहे हैं। जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट। बहुत बड़ा। और हाँ, एक बात मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं, इस पूरी चर्चा में हम जो भी विचार या दार्शनिक सिद्धांत देख रहे हैं, हम किसी भी राजनीतिक या विवादित पक्ष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राइट। हम बस एनालाइज कर रहे हैं। हमारा काम बस ये निष्पक्ष रूप से डिकोड करना है कि इस सामग्री में आखिर क्या मौजूद है और लोग इससे इतने गहरे स्तर पर क्यों जुड़ रहे हैं। तो अगर हम इस स्रोत के सबसे पहले हिस्से को देखें, मतलब वीडियो के विवरण या डिस्क्रिप्शन पर नजर डालें, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी तुरंत दूर हो जाती है। कौन सी गलतफहमी? देखिए, जब कोई भी इंसान अमीर बनो जैसा शीर्षक पढ़ता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां, बड़ा सा घर। बिल्कुल, भौतिक धन। ये एक बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन निर्माता ने जो विवरण लिखा है वो पूरी तरह से एक अलग कहानी बयां कर रहा है। अच्छा, क्या लिखा है वहाँ? वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। ओके। ये एक माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ और सक्सेस साइकोलॉजी पर आधारित गाइड है जो सोचने के तरीके को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। नेक्स्ट लेवल थिंकिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फील गुड भ्रम तो नहीं है? आप किस सेंस में कह रही हैं? मतलब अक्सर लोग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं या ऑडियो बुक सुनते हैं क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। राइट। एक डोपामाइन हिट मिलता है। 7 घंटे ऑडियो बुक सुनकर किसी भी व्यक्ति को लग सकता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो गया, जबकि असल में उसने कोई वास्तविक काम किया ही नहीं। ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे कोई जिम की मेंबरशिप ले ले और सोचे कि बस मेंबरशिप लेने से बॉडी बन जाएगी। जबकि असली काम तो रोज की डाइट और माइंडसेट का है। एग्जैक्टली। तो क्या मानसिकता को बदलना इतना आसान है जितना एक ऑडियो बुक सुनना? इसे मनोविज्ञान की भाषा में शायद प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत ही जायज डर है। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही यही है कि इंसान ऐसी चीजों में व्यस्त रहे जो काम जैसी लगें, लेकिन असल में वे उसे उसके मुख्य लक्ष्य की ओर न ले जाएं। बस बिजी होने का नाटक। राइट। लेकिन अगर हम इकबाल हसन के उस डिस्क्रिप्शन को और करीब से देखें तो वो श्रोताओं को इस ट्रैप या जाल से बचाने का तरीका भी खुद ही बता रहे हैं। वो कैसे? उन्होंने केवल ऑडियो बुक अपलोड करके काम खत्म नहीं किया, उन्होंने बकायदा स्पष्ट हिदायतें दी हैं। लिखा है कि हेडफोन्स के साथ सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा सुनिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट करें और उन्हें जीवन में अप्लाई करें। अरे वाह! इसका मतलब ये कोई पैसिव एंटरटेनमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बर्तन धो रहा है या गाड़ी चला रहा है और बैकग्राउंड में से बस बजने दे रहा है। राइट। वो एक्टिवली एंगेज हो रहा है। हाँ, जो नोट्स बनाने की बात है वो इसे पूरी तरह से एक्टिव लर्निंग में बदल देती है। और ठीक यही वो बिंदु है जहां असली मनोविज्ञान काम करना शुरू करता है। देखिए, हमारे समाज में अक्सर पैसे को लेकर एक स्कैसिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता होती है। हाँ, कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, एग्जैक्टली। बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठाई जाती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या संसाधन बहुत सीमित हैं। तो जब कोई श्रोता पेन और पेपर लेकर बैठता है और सफलता के इन सिद्धांतों को रोज थोड़ा थोड़ा सुनता है, तो वो केवल नई जानकारी नहीं ले रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो असल में अपने दिमाग के जो न्यूरल पाथवेज हैं उन्हें रीवायर कर रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार किसी विचार के संपर्क में आने से पुरानी मानसिक कंडीशनिंग टूटने लगती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी गंदले पानी के गिलास में लगातार साफ पानी की बूंदें डाली जा रही हों। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब शुरू के कुछ मिनटों या घंटों में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, पानी गंदला ही लगेगा। लेकिन अगर वो सिलसिला रोज चलता रहे तो धीरे धीरे वो सारा गंदला पानी बाहर निकल जाएगा और गिलास में सिर्फ साफ पानी बचेगा। विचार और मानसिकता भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं ना? बिल्कुल। पुरानी नकारात्मक सोच को बाहर निकालने के लिए नई और सकारात्मक सोच की लगातार बूंदें डालनी पड़ती हैं। और यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो लगातार बूंदें डालने की प्रक्रिया असल में कितनी लंबी है, ये इस वीडियो के टाइम स्टैम्प से पता चलता है। हाँ, वो टाइम स्टैम्प्स बहुत कुछ कहते हैं।
मैंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा और मैं सच में हैरान रह गई। आज की रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में ये वीडियो लगभग 7 घंटे से भी लंबा है। 7 घंटे लगातार एक ही विषय पर टिके रहना? हाँ, ये किसी ज्ञान की मैराथन से कम नहीं है। मतलब देखिए, चैप्टर 1 शुरू होता है 9 मिनट 35 सेकंड पर। एक श्रोता सुनता रहता है, फोकस बनाए रखता है और चैप्टर 7 तक पहुंचते पहुंचते 3 घंटे 2 मिनट और 2 सेकंड बीत चुके होते हैं। बाप रे, आधा दिन निकल गया। और जो अंतिम 15वां चैप्टर है वो शुरू होता है 6 घंटे 47 मिनट 32 सेकंड पर। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये टाइम स्टैम्प्स का सफर असल में एक साइकोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम कर रहा है। फिल्टर? वो कैसे? वीडियो की ये जो लंबाई है ना, ये अपने आप में एक परीक्षा है। ये उन लोगों को तुरंत बाहर कर देती है जो केवल क्विक फिक्स या रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई चाबी ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तो 15 मिनट में ही बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसा इंसान शायद पहले 15 मिनट में ही ऊब कर वीडियो बंद कर देगा। लेकिन जो श्रोता तीसरे घंटे या छठे घंटे तक टिका हुआ है, वो क्या साबित कर रहा है? कि वो सच में सीरियस है। हाँ, और वो साबित कर रहा है कि उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाले फल के लिए इंतजार करने की क्षमता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ये वीडियो उसी बात का प्रमाण है। सही बात है। अगर किसी व्यक्ति में 7 घंटे बैठकर अपनी मानसिकता को सुधारने का धैर्य नहीं है, तो फिर असल जिंदगी में जब कोई बिजनेस डूब रहा होगा या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, हाँ, तब उस स्थिति का सामना करने का धैर्य कहाँ से आएगा? ये 7 घंटे का ऑडियो बुक केवल जानकारी नहीं दे रहा है, ये श्रोता को खुद उसकी कमिटमेंट दिखा रहा है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण दे रहा है कि वो एक काम शुरू करके उसे खत्म करने का अनुशासन रखता है। और यही अनुशासन उस सक्सेस साइकोलॉजी की नींव है जिसके बारे में ये किताब बात करती है। जब मस्तिष्क लगातार घंटों तक एक ही विषय पर केंद्रित रहता है, तो डोपामाइन के स्तर में जो उतार चढ़ाव शॉर्ट्स या रील्स दिखने से आता है, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, हाँ, वो शांत होने लगता है। इंसान का दिमाग गहरे फोकस की स्थिति में चला जाता है, जहां जटिल विचारों को समझना और उन्हें अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना मुमकिन हो पाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्योंकि ये गहराई केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है। राइट। स्रोत सामग्री में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है जब हम इस वीडियो के पेज के थोड़े और बाहर नजर डालते हैं। आप उस रेकमेंडेशन वाले साइड बार की बात कर रही है ना? हाँ, YouTube का जो एल्गोरिदम है वो श्रोताओं के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझता है। मैंने उस साइड बार में दी गई अन्य वीडियो की सिफारिशों को देखा और वहाँ पूरी एक नई दुनिया ही नजर आई। वहाँ सिर्फ पैसे कैसे कमाए वाले वीडियो तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वहाँ एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें तो हैं ही, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। हाँ, उसी श्रोता को सुकरात की फिलॉसफी और 13 मैकियावेलियन लॉज जैसे बेहद गहरे और जटिल दार्शनिक वीडियो भी सुझाए जा रहे हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति थिंक एंड ग्रो रिच सुन रहा है, वो सिर्फ आर्थिक रूप से अमीर नहीं होना चाहता, वो अपना पूरा सोचने का तरीका बदल रहा है। एग्जैक्टली। वो बौद्धिक और दार्शनिक रूप से भी खुद को सशक्त कर रहा है। मैं कहूंगा कि उस सूची में जो विविधता है वो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक किताब या एक वीडियो की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव, एक कल्चरल शिफ्ट का दस्तावेज है। कल्चरल शिफ्ट। बिल्कुल। कुछ दशक पहले तक जेम्स क्लियर, मॉर्गन हाउसल या रॉबर्ट कियोसाकी जैसे विदेशी लेखकों के जटिल वित्तीय और मनोवैज्ञानिक विचार केवल उस छोटे से वर्ग तक सीमित थे जो अच्छी अंग्रेजी पढ़ सकते थे। राइट, जो अंग्रेजी समझते थे और महंगी किताबें खरीद सकते थे। लेकिन अब ये दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। ये ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। हाँ, अब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। एग्जैक्टली। जटिल आर्थिक सिद्धांत अब सरल हिंदी में टियर 2 और टियर 3 शहरों के उन युवाओं तक पहुंच रहे हैं जो शायद पहली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये युवा इन विचारों को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वे इन्हें पागलों की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। व्यूज देखे आपने? हाँ, इन वीडियोस के व्यूज के आंकड़े तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। क्रम्बलिंग साइकोलॉजी नाम के एक चैनल पर नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से जुड़े एक वीडियो पर 794,000 यानी करीब 8 लाख व्यूज हैं। 8 लाख एक साइकोलॉजी के वीडियो पर? और ऑडियो बुक्स विद कृष्ण चैनल पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी के वीडियो पर 221,000 व्यूज हैं। और ये सिर्फ 1-2 चैनल नहीं है। यूनिक, ज्ञान वर्ल्ड, ई ऑडियो FM, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लाखों लोग अपनी मातृभाषा में खुद को बेहतर बनाने के भूखे हैं।
अगर हम एटॉमिक हैबिट्स और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के विचारों को इस हिंदी भाषी दर्शक वर्ग के संदर्भ में जोड़कर देखें तो ये और भी रोचक हो जाता है। कैसे? देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि पैसा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इंसान कितना चतुर है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कैसा है। व्यवहार सबसे जरूरी है। और एटॉमिक हैबिट्स ये बताती हैं कि छोटे छोटे दैनिक बदलाव कैसे उस व्यवहार को जड़ से बदल सकते हैं। राइट, 1% हर दिन बेहतर होना। एग्जैक्टली। तो जब ये दोनों विचार किसी ऐसे श्रोता के पास हिंदी में पहुंचते हैं जिसने शायद अपने परिवार में हमेशा आर्थिक तंगी देखी हो, हाँ, जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हो, तो ये उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती। ये पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की मानसिकता को तोड़ने का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। और इसी से मुझे उस साइड बार सूची के एक और वीडियो की याद आ रही है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा वीडियो? उस वीडियो का शीर्षक था डेंजरस रूप से कॉन्फिडेंट कैसे बने। अरे वाह, डेंजरस रूप से कॉन्फिडेंट। हाँ, और इस एक अकेले वीडियो पर 95,000 व्यूज हैं। मतलब डेंजरस यानी खतरनाक रूप से कॉन्फिडेंट होना, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल कहता है। ये दिखाता है कि लोग अब समाज में दबे कुचले या डरे हुए बनकर नहीं रहना चाहते। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास चाहते हैं। राइट। में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए उन्हें। राइट। वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना चाहते। वो परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, अपना रुतबा और सामाजिक शक्ति हासिल करना चाहते हैं। और मैं कहूंगा कि ये मैकियावेलियन लॉज या सुकरात की फिलॉसफी की लोकप्रियता का सीधा कारण है। जब कोई व्यक्ति सुकरात को सुन रहा है तो वो शेयर बाजार की कोई टिप नहीं ढूंढ रहा है। नहीं, वो जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली। वो जीवन के गहरे अर्थ और सही गलत की समझ विकसित कर रहा है। जब वो मैकियावेली को समझ रहा है तो वो इंसानी स्वभाव के उस डार्क साइड या स्याह पहलू को डिकोड कर रहा है, जिसका सामना उसे कॉर्पोरेट दुनिया में करना ही पड़ता है। हाँ, या असल जिंदगी की राजनीति में करना पड़ता है। ये हिंदी बेल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अब केवल सस्ते मनोरंजन से संतुष्ट नहीं है। हाँ, वो एजुटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो गहरे व्यक्तिगत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर बहुत ही उम्मीद जगाने वाली है। हमने आज के इस विश्लेषण में देखा कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला YouTube वीडियो असल में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। एक 7 घंटे लंबी यात्रा। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब को श्रोता एक मैजिक ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रीवायर करने वाले एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये भी समझा कि 7 घंटे लंबे ऑडियो बुक्स किस तरह लोगों के धैर्य और डिलेड ग्रैटिफिकेशन की परीक्षा ले रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उस विशाल सांस्कृतिक बदलाव को देखा जहां विदेशी लेखकों के जटिल विचार इंटरनेट के माध्यम से मातृभाषा में उपलब्ध है, जिससे लाखों लोग खुद को सशक्त बना रहे हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से या दार्शनिक रूप से। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि डिजिटल युग में अब ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो हर जगह है। हाँ, जिन रहस्यों और रणनीतियों के लिए कभी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती थी या महंगे सेमिनार्स में जाना पड़ता था, अभी आज मुफ्त में एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हैं। और वो भी हमारी अपनी भाषा में। राइट। लेकिन ये स्रोत सामग्री इस बात को बहुत मजबूती से स्थापित करती है कि असली शक्ति क्या जानकारी मौजूद है इसमें नहीं है, तो किस में है? असली शक्ति उस जानकारी को कैसे उपयोग किया जाए में है। एप्लीकेशन में। बिल्कुल। उस 7 घंटे के ऑडियो को रोज थोड़ा थोड़ा सुनना, अनुशासित रहना, नोट्स बनाना और सबसे जरूरी उन सीखों को अपनी वास्तविक जिंदगी में लागू करना। क्योंकि जानकारी केवल एक संभावना है, लेकिन एक्शन उस संभावना को वास्तविकता में बदलता है। और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जो मुझे लगता है कि इस विषय पर गहराई से सोचने वालों को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? देखिए, जब सफलता, वित्तीय आजादी और एक बेहतरीन मानसिकता बनाने के सारे तरीके, दुनिया के सबसे शानदार दार्शनिक विचार और ऑडियो बुक्स लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंटरनेट पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं, हाँ, सब कुछ तो है वहाँ। तो आने वाले समय में एक सफल और एक असफल इंसान के बीच का असली अंतर क्या रह जाएगा? क्या वो अंतर इस बात का होगा कि किसके पास ज्यादा ज्ञान है, या फिर सारा अंतर केवल उस ज्ञान पर कार्रवाई यानी एक्शन करने की हिम्मत का होगा? ये सच में कैसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। ज्ञान सबके लिए है, इंटरनेट पर मुफ्त है, लेकिन उसे अमल में लाने की हिम्मत शायद आज भी सबसे दुर्लभ संसाधन है।